अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे सर। वालेकुम सलाम जी सर। मैम, मुझे पूछना था ये सेशन किस चीज़ के बारे में, आइल्स के बारे में या फिर ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोजेक्ट के बारे सर ये क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। में? चलिए ठीक। हाँ जी। सर फहद आप अपनी स्क्रीन शेयर करें देन हम प्रेजेंट करते हैं। आज हमारा लास्ट डे है। हमारा कोर्स आउटलाइन जो है हमने कवर कर ली थी। तो आज सर फहद आप प्रेजेंट करेंगे मतलब सर ऑल ओवर जितने टॉपिक्स हमने लास्ट वीक्स में कवर किए हैं सर उससे रिलेटेड जो है ना हम एक फुल प्रोजेक्ट जो है ना प्रेजेंट करेंगे आज। सर प्लीज कंटिन्यू। जैसे मैं अब कर लेता हूँ। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी, हो रही है, हो रही है। जी सर। ये शेयर हो रही है। जी सर। अच्छा, तो मतलब एक छोटी सी वो थी, हो गई थी ना, मतलब मैंने स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर की थी सारी लेक्चर्स की। लेकिन अभी मैंने देखा तो वो 0 KB शो कर रहा था, तो स्लाइड तो नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं कंटेंट वगैरह है वो मैं मतलब कर लेते हैं, उसको ना कवर कर लेते हैं। बस वो मुझे पता नहीं चला, शायद सेव नहीं हुई स्लाइड्स। तो हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, हम उसको देख लेते हैं अपने ना, आखिरी टॉपिक को। चलो, कहीं कहीं मेरी आवाज़ कट जाए या कुछ हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन वगैरह तो अभी वो भी पूछ सकते हैं। तो जो हमारा आखिरी टॉपिक है ना, वो है सिमुलेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी और रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में। यानी कि हमने पिछले जो कुछ डेज कवर किए थे जिसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट देखे थे। जैसे अगर हम इसको देखें ना, हमारी जो आउटलाइन है उसके मुताबिक कल हमने ना कुछ टॉपिक पढ़े थे। जैसे ये था कि एजाइल एंड स्क्रम फंडामेंटल क्या होते हैं, फिर हमने स्क्रम बोर्ड को देखा था। चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हमने चेक किया था कि वो क्या होती है, उसके रिलेशनशिप क्या होते हैं। फिर हमने आखिर में देखा था कि लीडरशिप एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यानी कि आप उनको किस तरह एंगेज करते हैं। फिर जो हमारा लास्ट का टॉपिक है ना, वो है सिमुलेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड रेट्रोस्कोपिक। यानी कि अब इसमें ये होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट पूरा बना चुके हैं, बाद में आप आखिर में ना एक डिलीवरी करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हम एक डेमो दिखाते हैं कि भाई हम ये हमने बनाया था, ये किया था। तो इसका जो कंसेप्ट है इसको ताल्लुक रखते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है ना, वो है कि मॉक डिलीवरी, यानी कि स्प्रिंट रिव्यू क्या होते हैं। स्प्रिंट रिव्यू ये होता है कि अपना ना पूरा लाइव डेमो शो करते हैं कि हमने ये बनाया था, ये कुछ किया है इसके अंदर। तो इसमें ये है कि हमारे पास लाइव फीडबैक ही मिलती है कि जो हमने टास्क वगैरह किए हैं या जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास के स्प्रिंट रिव्यू के अंदर, यानी कि हमने अब तक जो कुछ किया है उसका हम रिव्यू कर लेते हैं इसके अंदर। फिर आपके पास होता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वो चीज़ होती है जहाँ पे अपनी टीम को बताते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था और नेक्स्ट हम क्या इम्प्रूव करेंगे। तो ये समझ लें आपके पास एक ओवरऑल आप जर्नी शेयर करते हैं उनको। चलिए, वो मैम का मैसेज है कि अपनी वॉइस जरा लाउड कर लें। तो मैं अपनी जरा वॉइस कर लेता हूँ, आप मुझे फिर बताइएगा। तो हम कह रहे थे जो हमारा नेक्स्ट होता है ना, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव। अब इसमें आवाज ये, बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए ठीक है सर। तो यस इसमें ये सर। होता है कि अपनी टीम को ना बताते हैं कि हमने अब तक क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था और क्या इम्प्रूव हो सकते हैं। यानी कि आप अपनी टीम को एक ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट का बताते हैं कि ये हमने किया था इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये आपको एक ओवरऑल समरी दे रहा होता है अपने प्रोजेक्ट का जब आप देते हैं टीम को। और आखिर में हमारे पास होता है कि जनरेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि वक्त अब तक आपने जो कुछ किया ना उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं। अब वो डिफरेंट हो सकती है, मतलब आप चार्ट बना के दे सकते हैं, या मतलब कि कोई एक्सेल के अंदर चार्ट्स बना लें, या स्प्रिंट रिपोर्ट बना दें, यानी कि आपने क्या प्लान किया था, क्या हो गया, क्या रहता है। तो इस तरह अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट हो गए वो अटैच कर सकते हैं, और जो मतलब आपने ना ओवरऑल जर्नी अपनी की है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह ना हमारे पास ये कंप्लीट होता है टास्क ना, जनरेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का। यानी कि आपने पहले मतलब अपना प्रोजेक्ट दिखा दिया, उसके बारे में फिर टीम से डिस्कस कर लिया, फिर आखिर में हमने अपनी वो क्या कहते हैं रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दी कि ये हमारे पास फाइनल रिपोर्ट्स थी, हमने इसको इस तरह किया और इस तरह लेके चलिए। तो ये हमारे पास ना आज का लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा कि फाइनल रिपोर्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बता दें। मतलब जी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसमें करते हैं जिसमें हम ए टू जी सारा कुछ लिखते हैं, या इसके रिलेटेड थोड़ा सा बता दें काइंडली। जी सर। अच्छा सर, इसमें ये होता है कि आप ना उसको मुख्तलिफ तरह से शो कर सकते हैं। अब जैसे डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट वगैरह किस तरह के हैं। हो सकता है आप उन्हें कोई गिटहब का दे दें या कोई मतलब ऐसा चीज़ दे दें जो चल सके। जैसे मतलब एपीके दे दें अपने प्रोडक्ट की, या कोई डॉक्यूमेंट दे दें कि भाई ये हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट है, ये स्क्रीन शॉट्स हैं, ये हमारे पास उनके चार्ट्स वगैरह हैं, तो वो भी शो कर सकते हैं। जैसे उसने कहा ना कि अगर आपने कोई फीचर शो करने हैं तो आप गिटहब यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाइव ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रिंट बताना ना, स्प्रिंट रिव्यू यानी कि आपकी टीम ने कितना काम किया है, आप चार्ट में हमें फिर जीरा बोर्ड से दिखा सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास टाइम लाइन होती है तो आप उससे दिखा सकते हैं। अगर हम देखें रेट्रोस्कोपिक नोट्स की, मतलब वो हम गूगल डॉक के जरिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए जीरा रिपोर्ट है। और कोड को ट्रेस करने के लिए ना हम गिटहब को लिंक कर सकते हैं अपने जीरा के साथ। तो इस तरह ना हम ये मुख्तलिफ जो एस्पेक्टिव होती हैं उनको शो कर सकते हैं। तो अब क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, तो ना ये हमने जो लास्ट टॉपिक था वो कवर कर लिया। अब इसके बाद ना हम एक उसको लेके चलते हैं, एक प्रोजेक्ट एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। चलो, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है। एक हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरी है एसक्यू के हवाले से ना। तो हम पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कि वो किस तरह से है। अब इसके अंदर ये है कि मैं ना आपको एक से कहते हैं ना वॉक थ्रू लेके चलेंगे, प्लान समझने के, प्लानिंग से लेकर आखिरी तक। जो भी हमने लास्ट टॉपिक देखा था ना कि डेमो वाला, तो वहां से लेकर वहां तक चलेंगे। और जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो है फूड डिलीवरी है, यानी कि हम कैसे अपनाना चाहेंगे जो फूड डिलीवर कर सके। तो मतलब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ना हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या टास्क हो सकते हैं, हम किस तरह चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम ना इन तीन टॉपिक्स को अपने कवर करेंगे, वीक 4, 5 एंड 6 वाले को। जब हम देखें ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, इसमें हमारे पास ये आता है कि पहला होता है इनिशिएशन एंड प्लानिंग, यानी कि आप शुरू करते हैं, फिर चीज़ों को प्लान करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। और आखिर में आता है कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की और क्लोजिंग किस तरह की है। तो ये कुछ हमारे पास मेजर चंक था। अब ना हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ना, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है तो आप उसे किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि प्लान करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब किसी कोड को लिखने से पहले। तो ये समय हमारे पास आती है कि इस फेज के अंदर ना, इनिशिएशन और प्लानिंग फेज के अंदर। तो जब आप बात करते हैं ना कि प्लानिंग की, तो आप पहले पहले चूज करते हैं कि भाई ना, हमने देखा था कि पीएमबीओ के कुछ फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे मतलब स्टार्ट करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट, मॉनिटरिंग और क्लोजिंग। तो हमारे पास ना कुछ स्टेजेस होती हैं। इसके लिए हम सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि स्टेक होल्डर एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यानी कि आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका स्टेक होल्डर कौन कौन होगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट है फूड डिलीवरी के रिलेटेड, तो इसमें कौन कौन से मतलब स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर स्टेक होल्डर्स हम एज अ यूजर कंसीडर करेंगे क्या इसे, कि कौन कौन से यूजर हमारे पास हो सकते हैं? तो यूँ समझ लेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट के फूड वाले ऐप के, तो आप किस तरह देखेंगे स्टेक होल्डर्स को अपने, कि कौन कौन से हो सकते हैं? सर एक तो हमारे पास एंड यूजर होगा ना। जी। और सेकंड हमारे पास आ सकता है मैनेजमेंट टीम आ सकती है जो मैनेज करेंगे फूड डिलीवरी को, कि कौन कौन से फूड हम डिलीवर करें, लिस्टिंग वगैरह जो ऐड करेंगे। उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं। सेकंड मुझे लगता है कि वो स्टेक होल्डर हमारे पास हो सकता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मतलब इसमें वो देखते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होते हैं। जैसे सबसे पहले तो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं, वो जो होते हैं, फिर डेवलपर्स हैं जो बना रहे होंगे, जो टेस्ट करेंगे, जो डिलीवर करेंगे। तो ये सारे मतलब हमारे पास में स्टेक होल्डर रहते हैं। तो सबसे पहले हमने इन पर लिस्ट कर दिया। ये करता हूँ, साथ साथ मैं लिख भी लेता हूँ कि हमने क्या स्टेप किया था, और ताकि कि हमें आइडिया मिल जाए कि हमने ना किस तरह किया है। जी बस एक सेकेंड। ये आपको स्टिकी नोट में नजर आ रहा है?
यस मैम, सैलरी भी हमारे पास इंक्लूड होगा इसी तरह के, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि कौन कौन सी लिस्टिंग हम ऐड कर रहे हैं, और जो लिस्टिंग हम ऐड कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है हमारे पास जो क्या कह सकते हैं रेस्टोरेंट ओनर होंगे वो इसी कैटेगरी में हमारे पास आएंगे। यस मैम, सैलरी भी इंक्लूड हो सकते हैं स्टेक होल्डर के अंदर ना, क्योंकि वो भी एक तरह से इन्वॉल्व होता है जिसकी प्रोडक्ट वगैरह होंगे। तो हमने ना मतलब इसको हमने समझ लिया कि हमारा स्टेक होल्डर कौन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम समझते हैं कि हमारी जो ऐप है उसकी स्कोप क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर हम बात करें ना स्कोप की, स्कोप में हमारे पास होता है कि वो क्या करेगा, यानी कि इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो हम वो डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो ऐप है ना, फूड की ऐप ना, तो उसमें सबसे पहले तो लॉगिन वगैरह होगा जो नॉर्मल होता है, रेस्टोरेंट को देखना, फूड को ऐड करना, ऑर्डर प्लेस करना और ट्रैक डिलीवर करना। तो ये हमने मतलब अपना कर लेंगे हमारे पास में स्कोप के अंदर। और ये है कि वही पेमेंट गेटवे है, डिलीवरी स्टॉप ट्रैकिंग, यानी कि आप डिलीवरी ट्रैक नहीं कर सकते। तो मतलब ये आपके स्कोप से बाहर है और ये आपके स्कोप के अंदर है। तो अब आपने समझ लिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप ये है। तो अब इसके बाद ये कर सकते हैं आप ना, यूजर स्टोरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। यूजर स्टोरीज वो होती हैं कि हम बताते हैं यूजर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं यूजर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही फूड पे क्लिक करूँ तो वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो एक यूजर स्टोरीज है हमारे पास। तो हम ना अपनी कुछ 4 से 5 या 5 से 6 ना यूजर स्टोरीज जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, यूएमएल डायग्राम बना सकते हैं। वो ये डायग्राम ये होता है, हम सिस्टम को ना रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें ना, इन स्कोप की, तो हम इसको यूज केस के जरिए बता सकते हैं। जैसे हमारे पास यूज जो होती है, यूज केस डायग्राम वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे हमारे पास सेक्टर होते हैं, इनके जो बंदा इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना यूजर साइन अप होगा कि भाई वो साइन अप कर सकता है, वो ब्राउज कर सकता है, वो कार्ड कर सकते हैं। इनका इसका मेन पर्पज ये है कि हम समझ सकें कि हमारा जो सिस्टम है वो कर क्या रहा है। तो इसके लिए ना मतलब आप ये कुछ कर सकते हैं। फिर हम यूज केसेस में या यूएमएल डायग्राम में ये डिफाइन करते हैं ना कि हमारा जो यूजर है वो कौन कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है यूज केस डायग्राम में। एम आई राइट? फिर वो डिफरेंट तरह के डायग्राम्स होती है ना, मतलब कि हर डायग्राम ना हर तरह के उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना यूज केस की, वो सिर्फ बताता है क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इनके क्या क्या हो रहा होगा। जो एक्टिविटी फ्लो डायग्राम है ना, बताते हैं कि किस सीक्वेंस के अंदर चीजें हो रही हैं। तो हम वो देखते हैं हमें क्या चीजें रिक्वायर है, तो हम उसके मुताबिक फिर उसको डायग्राम को चूज कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट रहता है समय आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे टास्क है, ये मैं करूंगा। तो उसके बाद ना आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि आप डिवाइड करते हैं कि भाई ये टास्क है, इसको मैं करूंगा। अब जैसे ना हमारे पास मेन टास्क था फूड डिलीवरी का, हमने इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूजर ऐप है और एडमिन ऐप है। अब जो यूजर है उसके अंदर मतलब लॉगिन भी है, रेस्टोरेंट लिस्टिंग भी है, कार्ड चेकआउट है। मतलब ये उसको ना ब्रेक डाउन करे टास्क के अंदर कि मतलब कि मुझे पता हो कि मैंने फर्दर ये करने हैं। इस तरह एडमिन है उसकी मेन टास्क है। अब आप ना इसको ये कर सकते हैं कि इसके लिए आप गैंट चार्ट बना सकते हैं। और वो जो हमने ऊपर कहा था ना कि स्टोरीज वगैरह, उसको डिफाइन कर सकते हैं इसी पिक के अंदर, जिनकी हमारे पास यूजर स्टोरीज है। तो ये आप समझे आपने ये काम कर दिया कि उसने ना अब उसको टास्क ब्रेक डाउन कर दिया और शेड्यूल कर दिया कि मतलब ये टास्क होगा, ये हम करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। जी। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा, तो पर नेक्स्ट रहता है अब ना उसको हम प्लान को ना क्या करते हैं समझे कि अब इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान, अब ये होते हैं सब जो हमने पीछे देखा था ना उसको कवर कर लेते हैं, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ना। इसमें आपके पास स्कोप भी आ रहा होता है, शेड्यूल भी है, रिसोर्स भी है, ये इनके क्या करेगा, कौन करेगा और किस तरह मतलब कैसे करेगा। तो हम इन सब चीज़ों का आंसर ना हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर दे रहे होते हैं। तो समझे आपने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर ली। अब आपके पास चीज़ें मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं कि हमने ना ये डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान की। तो आपके पास ना जो पहला फेज था ना कि प्लानिंग वाला, वो आपके पास कंप्लीट हो गया प्लानिंग वाला। हम देखते हैं कि उस प्लानिंग को हम किस तरह करेंगे। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन करेगा, क्या करेगा, किस तरह करेगा। अब नेक्स्ट रहता है उनको एलोकेट करना, यानी कि आप ना एक एस्टिमेट करते हैं अपने बजट का कि अगर मेरे पास ये रिसोर्स है, मुझे इस रिसोर्स को कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट क्या कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक डेवलपर है जिसने यूआई डिजाइन करना है, और वो पर घंटा लेते हैं $15 पर आवर। तो अगर मैंने उससे 6 घंटे काम कराने हैं दिन के, तो मुझे $90 पड़ रहे हैं ना। तो मैं इस तरह करके ना अपने पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगा लूंगा कि भाई अगर मेरे पास ये रिसोर्स है उसकी इतनी कॉस्ट पड़ेगी।
तो आपने फिर ये काम कर दिया कि अपनी ना प्लानिंग कर ली कि हमारे पास रिसोर्स कॉस्ट को, अगर आप बात करें रिसोर्स की तो इसमें सारा कुछ आता है, मतलब प्रोडक्ट भी आता है, सर्विस भी आती है, ह्यूमंस भी आती हैं, तो आपकी सारी ना रिसोर्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं, यानी कि आपने इसका बजट भी एस्टिमेट कर दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि अब आप क्वालिटी को किस तरह इंश्योर करेंगे। अब आप ये कर सकते हैं कि जो ना टेस्ट प्लान कर सकते हैं, मतलब आपको पता होगा कि ये टेस्ट केसेस हैं, हम इसको प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए आप जीरा के अंदर हमारे पास प्लगइन होता है जीफर के नाम से ना, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कुछ टर्म देखेंगे ना, हम वहाँ पे इसको देख सकते हैं जीरा के अंदर ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एक फर्म ओवरव्यू कर लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह चीज़ों को देख रहा होता है। तो फर्स्ट करें, उसने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्वालिटी मैट्रिक्स होंगे, हम इसको कवर कर होंगे, तो उसने इसको भी देख लिया कि भाई ये हमारे पास क्वालिटी के, हम इस तरह मैनेज करेंगे इसको। फिर रहता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या इशू आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर जैसे आपका डेवलपर है वो बीच में छोड़ जाए, या बीच में कोई और इशू आ जाए, जैसे अगर आप किसी टूल पे काम करें वो बंद हो जाए, मतलब कुछ भी और रीजन हो सकते हैं, तो अपने एक पूरी रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की ना, कि ये हमारे पास इशू आ सकता है, अगर ये इशू आएगा इसका कितना मतलब कि क्रिटिकल है, नहीं है, लो है, मीडियम है, हाई है, और उसको हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो आप इसको भी मैनेज कर लेते हैं, मतलब अब आपने ये चीज़ें मैनेज कर ली, रिस्क को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको कवर कर दिया। फिर आखिर में आता है प्रोक्योर मैनेजमेंट। प्रोक्योर का मतलब ये होता है कि आप जैसे कुछ बाई करते हैं, कि कोई सर्विस बाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उसको कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर आपने कोई एपीआई लेनी है, मतलब चैट जीपीटी है, आपके पास और भी तो मॉडल हैं, आप कंपेयर कर लेंगे कि भाई ये मेरे पास है, इसका इतना बजट है, ये चीज़ें हैं, तो आप उसकी एक शीट बना लेते हैं, वेंडर कंपैरिजन शीट, यानी कि आप मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं कि भी कौन सा वेंडर है, कितना ऑफर कर रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये भी आप मतलब उसको कवर कर लेते हैं कि अगर आपने कुछ बाई वगैरह करना है या सर्विस लेनी है तो आपके पास भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है बोर्ड सेटअप। बोर्ड सेटअप के अंदर ये होता है कि जितनी उसने चीज़ें अभी तक देखी थी ना, वो उसके बोर्ड के अंदर ड्रा कर लेता है, यानी कि पहले आपके पास इपिक है, स्टोरीज, टास्क। इपिक होता है आपके पास जो मेजर टास्क होते हैं ना, जो बड़े टास्क थे, जैसे हमने कहा कि यूजर और एडमिन दो हमारे पास टास्क थे। स्टोरेज होती है उससे छोटे, जैसे मतलब कि लॉग इन करेगा या साइन अप कर लेगा। टास्क होते हैं सबसे मतलब स्मॉलेस्ट कह लें कि भाई ये जैसे क्या इंडिविजुअल काम करेगा, तो हम वो कर लेते हैं। फिर तो स्प्रिंट सेटअप, यानी कि मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि ये टास्क इतने से इतने टाइम में हो जाएगा, ये इसने इतने टाइम हो जाएगा, यानी कि आप एक पूरा ना टाइम लाइन बना लेते हैं चीज़ों की। आखिर में कॉलम चल रहे होते हैं कि मतलब ये हमने करना है, ये हो गया, इतना रहता है, ताकि आपके पास एक तरह से पूरा ना ओवरव्यू आ जाए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हमने कर लिया है। तो समझने कि आपने ये भी देख लिया कि ना बोर्ड भी सेटअप ने कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है, हमने मतलब देख लिए हैं कि कुछ स्टेप्स देख लिए हैं, बाकी में हमारे पास कुछ और स्टेप्स रहते हैं, फाइनल स्टेप्स। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, तो जो लास्ट है ना, अब समझ लें कि हम एजाइल स्क्रम फंडामेंटल को देखते हैं। अब इसमें ये होता है कि अब जैसे ना, अब कह दें हम उसको डिवाइड कर दिया टास्क को ना, फिर हम उसके बाद स्प्रिंट ले लेते हैं, इनके पहले स्प्रिंट में इतने टास्क हैं, हम इसकी फिर मीटिंग करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, तो इस तरह ना हम दोनों चीज़ों को चल रहे होते हैं। मतलब स्प्रिंट कहते हैं कि आप कुछ टाइम बाद मीटिंग रख लेते हैं कि भाई हमने ये कवर किया था, ये रहता है, इस तरह से ना, तो आप एक ताकि फीडबैक लेते रहे इसमें प्रॉपरली। नेक्स्ट होता है लीन मैनेजमेंट, ये भी उसी तरह से होता है कि आप अपना वर्क को डिवाइड कर देते हैं, मतलब टास्क के अंदर या कौन सा मतलब जरूरी था, कौन सा नहीं था, ये भी एक तरह से ना स्मूथ डिलीवरी के होता है। मतलब इसमें आपके पास टाइमलाइन नहीं होती, बस आप ये देख रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा काम चलता रहे, कंटिन्यूस रुके ना। ये नेक्स्ट आता है कोई चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, हम इसको भी लिख देते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, वो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि सेटअप कर देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट आता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब इसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई चेंज आते हैं ना, तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। जैसे वो बाद में कहते हैं ये फीचर आपने ऐड करना है, तो आप उसको फिर ट्रैक करते हैं कि भाई ये हमने फीचर इस टाइम पे ऐड किया था, इसका इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और ये इशू करेगा। इसी तरह अगर आप कोई वेरिएंट यूज करते हैं, जैसे मतलब वेरिएंट 1.0 है, 1.1 है, तो आप उसको भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आप कोई वेरिएंट चेंज करें या उसको ट्रैक ना करें तो बाद में इशू बन सकता है। तो इसीलिए ना आप हर चीज़ को लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं प्रॉपर, कि हमने इस फाइल के अंदर ये वेरिएंट यूज किया था, और उसको हमने ट्रैक करते हैं।
तो समझ लें कि आपने ये चीज़ भी देख ली कि चेंज वगैरह भी आपने ना उसको कर लिया, चेंज एंड कन्फिग्रेशन। ये दोनों चीज़ें भी आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। आखिर में लीडरशिप एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इनके जो आप एज ए लीडर होते हैं ना, वो भी उससे पता होता है अपनी टीम को किस तरह लेके चलना है, उनको नोटिफाई करना, कोई इशू आता है उनको रिजॉल्व करना। जैसे अगर मतलब का जो डेवलपर है वो कहता है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैंने कोई मतलब कि मेरी पर्सनल इश्यूज हैं, तो उसको किस तरह टैकल करेंगे, तो ये भी एज ए लीडर ना आपका एक टास्क आ सकते हैं। कि जो स्टेक होल्डर है आपने उसको अपडेट करना होता है कि भाई हम यहाँ तक पहुँच के, ये हमारी अब तक वर्क हमने किया, इतना रहता है, ये इश्यूज हैं, या कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं। आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई हम वाकई में काम कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास ना टास्क अंदर रहता है कि भाई लीडरशिप एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यानी कि आप स्टेक होल्डर्स को भी अपने पास रख रहे होते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि जो नेक्स्ट है ना वो होता है कि सिमुलेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी। अब वही आखिरी बात है कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, उसको कोई मतलब लाइव ऐप कह दें या स्क्रीनशॉट कह दें, वो हम दिखा देते हैं और आखिर में अपनी टीम का रिव्यू देते हैं कि हमारी टीम ने ये किया था, ये हमने प्लान किया था, ये चीज़ें सही नहीं गई, और आखिर में ना कहते हैं नेक्स्ट हम ये इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह ना अपने शुरू से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट को इस तरह लेके चलते हैं। जैसे हमने देख लिया इसमें सारा कुछ, तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, पार्ट क्लियर है सब। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो हमने ना हम इसकी देखी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से। तो जो हमारा जो सेकंड एस्पेक्ट था ना इस कोर्स का, वो था क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से। हम ये करते हैं कि उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम क्वालिटी इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। उसमें भी हम ये करते हैं कि इस एग्जाम्पल को ना लेके चलते हैं, तब क्या आपके पास ना चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम ये करते हैं। अच्छा, तो अब वो कहता है कि अब ना इसे हम ये देखेंगे अपनी, पहले मैं इसको ना आपको प्लान दिखा देता हूँ हमारे पास था क्या। ये ना हमारे पास था वीक 1 से 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। पहले हमारे पास फाउंडेशन थी, फिर टेस्टिंग टाइप ऑटोमेशन बेसिक्स, फिर एडवांस क्यूए प्रैक्टिस विद सेलेनियम, कि हम लोग उसकी एडवांस किस तरह कर सकते हैं। यस मैम, वो आप मेथोडोलॉजी तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन चीज़ें तो सेम रहेंगी, जैसे प्लानिंग वगैरह है या टीम को लेके चलना है या अपने स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, तो वो चीज़ें सेम ही रहेंगी। कुछ हो सकता है जो आपके पास डिफरेंट होंगी चीज़ें, लेकिन बाकी तकरीबन सेम ही रहेंगी। ये हमने क्वेश्चन किया था चैट का, तो मैं उसका आंसर दे रहा था। यस सर। और सर इसमें ये भी चीज़ है कि हमारे पास प्रोजेक्ट भी मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो टेक रिलेटेड ही हों, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, और ऐसे ही हम इन्हीं स्टेप्स में उनको मैनेज कर रहे होंगे। यस सर। तो इसको फिर हम देखें, कंटिन्यू करें इसको नेक्स्ट को। यस सर, कंटिन्यू करें आप। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हम सेम फूड डिलीवरी अपनी ऐप को लेके चलेंगे, उसको देखेंगे। तो जो हमारा मेन पर्पज होगा ना, वो हम क्वालिटी के एक्सपेक्ट से देखेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले समझ लें कि अब हमने करना क्या है ना, मतलब अगर हम बात करें कि क्यूए क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, इनके आप उसको एश्योर करते हैं जो हमारे पास मतलब बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल ये भी उसी के अंदर आता है कि आप ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास ना कोई इशू वगैरह ना आए, बग वगैरह ना आए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ना अगर हमने मतलब बनाना है ना सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास साइकिल रहता है SDLC, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जिससे हम देखा था ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमारे से हमने कहा था PMBOK होते हैं, इसी तरह हमारे पास होता है SDLC, इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें हमारे पास होता है प्लानिंग है, एनालाइज करना, डिजाइन करना, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये हमारे पास ना कुछ मल्टीपल वो हो सकते हैं, मतलब जो हम स्टेप परफॉर्म करते हैं। और ये मुख्तलिफ मॉडल होते हैं जो इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी तरतीब और सीक्वेंस चेंज होता है। अगर हम इसकी बात करें ना इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे हमारे पास वाटरफॉल है, एजाइल है, और डिफरेंट मल्ट होते हैं, मतलब स्पाइरल मॉडल भी होते हैं हमारे पास। लेकिन हम इसमें ये कर लेते हैं, अपने पास ना एक एजाइल मॉडल चूज कर लेते हैं। तो समझ लें हमारे पास प्रोजेक्ट ये है, हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया और हमने कहा कि हम इसको ना इस साइकिल के थ्रू करेंगे, एजाइल मॉडल के थ्रू। आपको साथ में पिक्चर भी दिखाता हूँ एजाइल की ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एजाइल।
एजाइल के अंदर ये होता है कि आपके पास आइटरेटिव भी होता है और इंक्रीमेंटल भी होती है, यानी कि आप दोनों अप्रोच को ना साथ साथ यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर आ जाएगी एजाइल की, ये देखिए ना, इसमें हमारे पास ये पिक्चर है। इसमें भी सेम स्टेप्स ही होते हैं कि रिक्वायरमेंट है, डिजाइन करना, डेवलपमेंट, कोड करना, डिप्लॉय करना, रिव्यू करना। लेकिन बस ये होता है कि आप आइटरेटिवली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो मतलब अगर हम ये कर लिया कि पहले हमने अपने मॉडल चूज कर लिया, प्रोजेक्ट था हमारे पास, फिर हमने मॉडल चूज कर लिया कि हम ये मॉडल चूज करेंगे, ये जाइल आ गई। अच्छा, जो पर नेक्स्ट रहता है कि अब हम ना किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने ना प्रोजेक्ट तो बना दिया लेकिन उसको रैंडमली चूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्वालिटी को देखना है, तो आप कुछ ना टेस्ट को एक स्टैंडर्ड होते हैं उनको फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, IEEE हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो हम इस तरह से टेस्ट प्लान के लिए यूज करते हैं। इस तरह होता है CMMI लेवल, जो भी ये क्वालिटी के रिलेटेड हमारे पास लेवल होते हैं। तो हमने समझे कि इसके अंदर ना ये हमने कुछ कर लिया, इस ऐप के अंदर ना IEEE 830 हमने स्ट्रक्चर यूज कर लिया SRS के लिए, और हम मतलब उसको यूज करेंगे कि जब हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे। तो समझे कि आपने ना अपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ये हम स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रिक्वायरमेंट एनालाइज करना और ट्रेसेबिलिटी, यानी कि अब अपने आखिर मतलब जो टेस्ट जो करने किसको करेंगे, तो उससे पहले ना आप टेस्ट को करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। तो वो किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट होगा ना उसको पढ़ें, उसके अंदर आपको ना रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। फिर मेरे पास है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी कि आप लिंक करते हैं हर रिक्वायरमेंट को ना दूसरे के साथ, कि भाई फिर ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इसका हम टेस्ट केस किस तरह बनाएंगे और ये किस ID से लिंक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल के अंदर ना एग्जांपल दी हुई है, ये वाली। ये देखिए, जैसे अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है ना, यूजर रिक्वायरमेंट 1, यूजर मस्ट लॉग इन यूजिंग ईमेल, तो ये मेरे पास टेस्ट केस 1 से लिंक कर रहे हैं, ये टेस्ट केस 2 से लिंक कर रहे हैं। इस तरह ना आप अपनी ना एक प्रॉपर बना लेती है कि भाई ये इस टेस्ट केस से लिंक कर रही होती है। इसके लिए आप गूगल भी यूज कर सकते, गूगल शीट हो गया या एक्सेल यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जिससे ये बात कर रहे हैं सर, इसकी बात कर रहे हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो आखिर में इसको मैं दिखा दूंगा, या हम ऐसे करते हैं हर वीक के बाद ना देख लेते हैं जो हमारे पास चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर दिया कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो गई, उनका लिंक भी हमने देख लिया। नेक्स्ट रहता है कि हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे। अब इसके लिए होता है कि आप डॉक्यूमेंट प्लान करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्ट प्लान। अब उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमने करना क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हम किस एनवायरनमेंट पे करेंगे, और एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। ये ना आपके पास सारा इस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। जैसे फर्स्ट किया कि इसमें हम कहते हैं हमारे पास ना बग फ्री हो, यानी कि अगर हम ऑर्डर करें तो कोई इशू ना आए। इसमें स्कोप क्या हमारे पास, इनके अपने ना कार्ड की फंक्शनैलिटी देखनी है, चेकआउट करना है, लॉगिन फंक्शनैलिटी। अब इन 3 चीज़ों का स्कोप मतलब ये आपके पास अंदर आते हैं। इन्वायरमेंट आता है, आप किस इन्वायरमेंट के लिए चेक करें, क्योंकि आपके पास मोबाइल के लिए डिफरेंट हो सकता है, वेब के लिए डिफरेंट होता है, और क्रोम मतलब ब्राउजर के लिए डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए क्रोम करूंगा और मोबाइल पे करूंगा। अब एंट्री कब है, जब मेरे पास जितनी हमने बहुत बता कहा था ना इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, वो हमारे पास हो जाए, सारे टेस्ट केस पास हो जाए, कोई बग वगैरह ना आए। तो ये हम इसमें कर सकते हैं, अपने ना डॉक्यूमेंट जब हम प्लान करते हैं उसमें लिख सकते हैं। जैसे उसने कहा ना कि हम इसमें क्रिएटेड टेस्ट इन्वायरमेंट ऑन लोकल प्लस स्टेजिंग, उसको हम फिर गूगल डॉक के जरिए डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अब आप इस टेस्ट पेन के अंदर आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट केस डिजाइन करते हैं ना, कि आपने ये तो लिख दिया कि भाई मैं टेस्ट केस करूंगा, आप इसको करेंगे किस तरह से। तो उसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक होती हैं, जैसे BVA है, EP है, डिसीजन टेबल है। BVA होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, यानी कि हम जो बाउंड्री के ऊपर वैल्यूज होती है ना, मतलब लोअर कह लें या अपर कह लें, हम उनको चेक कर रहे होते हैं। एक EP होता है प्लेस पार्टीशनिंग, यानी कि हम क्लासेस में डिवाइड करके ना उसको देखते हैं। डिसीजन टेबल भी इसी तरह हमारे पास होता है कि हम डिसाइड कर देते हैं। तो ये ना कुछ स्ट्रेटेजी है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि इसके अंदर हमारे पास कैसे हो सकते हैं ना फूड कार्ट की, जैसे मेरे पास है टेस्ट केस ID 3 है, डिस्क्रिप्शन है कि कार्ट टोटल अपडेट करेगा करेक्टली। जैसे मतलब ना कोई भी क्लिक करेगा उसको सही दिखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप होंगे, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। फिर आखिर में जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना टेस्ट को, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये किया था लेकिन ये आया या फिर नहीं आया। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम ना क्या कुछ टेस्ट प्लान करते हैं और टेस्ट डिजाइन करते हैं। टेस्ट प्लान अभी हमारे पास और टेस्ट केसेस हम डिजाइन कर लेते हैं।
तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मतलब इन 5 डेज के अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आपने अच्छा क्लियर किया, अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम। अच्छा फिर हम लोग ये कर लेते हैं कि एक मिनट आपको अगर साथ साथ दिखा भी दूँ। कि मैंने आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं एक इनको देख लें, फिर हम जो कोड वगैरह या जो हमने फाइल वगैरह देखनी है एक्सेल की, वो हम फिर देख लेते हैं। अच्छा तो अब अपना समझे कि आपके पास आपने टेस्ट केस प्लान भी कर दिया, टेस्ट केस डिजाइन भी कर दिया, बस को आते इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। अब समझ लें कि आपके पास पहले आपने ना प्लानिंग वाला फेज आ गया आपके पास, नेक्स्ट आ रहा है इम्प्लीमेंटिंग का फेज आ गया। अच्छा अब इसमें ये है कि आप उसको ना किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर फर्स्ट किया कि सबसे पहले जो मैंने चीज़ की है ना इम्प्लीमेंट किया, जैसे मतलब कोई एक छोटा सा पार्ट किया, उससे हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं। जैसे मतलब डेवलपर है, उसने कोई एक टास्क कर दिया तो मैं कहता हूँ इसे हम तुम टेस्ट कर लो, इससे हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अगर हम मुख्तलिफ मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं ना, इनके 2-3 मॉड्यूल हैं उसको हमने मिला के कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहले वो जो क्यूए होता है ना, जो लीड होगा वो कहेगा भाई तुम इसको चेक कर लो, मतलब डेवलपर अपने उस पर चेक कर लेगा। जैसे ये एग्जांपल है यूनिट टेस्टिंग की ना, कोड है। अब इसमें जस्ट एक फंक्शन चेक हो रहा है कैलकुलेट टोटल का, तो ये हमारे पास एक यूनिट टेस्ट केस है। वो उसको चेक करेगा कि भाई क्या ये ठीक काम करता है नहीं करता, अगर प्राइस 100 है तब कितना बताता है, अगर प्राइस 200 है तब क्या बताता है। इनकी ये आपके पास यूनिट टेस्टिंग के अंदर रहता है। नेक्स्ट में ये होता है कि आप 2-3 जो मॉड्यूल है ना उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ऐड टू कार्ट है और चेकआउट फंक्शनैलिटी है। इन दोनों को इकट्ठा अगर आप टेस्ट करेंगे ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो पहले आपने यूनिट कर दिया कि छोटा आपने पार्ट कर दिया, उसको फिर मल्टीपल को मिला के ना आपने उसको इंटीग्रेट करके चेक कर दिया, तो आपके पास यूनिट टेस्ट भी हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो गई। कि जो नेक्स्ट आपके पास है सिस्टम टेस्ट करना। अब सिस्टम टेस्ट में होता है कि आप पूरे और होल ऐप को ना टेस्ट चेक करते हैं एज ए यूजर के तौर के ऊपर। जैसे मैं कि आपको ऐप दिखाता हूँ कि ये ऐप है उसको टेस्ट करें, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब इसके अंदर ब्लैक बॉक्स भी होते हैं, इनकी टेक्निक है। आप जो सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि किस क्वालिटी से करेंगे, अगर आप जस्ट इनपुट आउटपुट को देखते हैं ना, मतलब मेरे पास ये ऐप है, अगर मैं सिर्फ फूड ऐप की बात करूँ, अगर मैं जस्ट ऐप खोलता हूँ चेक करता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, फिर मैं फ्रंट एंड को देख रहा हूँ उसे हम बोलेंगे ब्लैक डस्ट, ब्लैक बॉक्स। फिर अगर मैं बैक एंड मेरे पास कोड भी आता है उसका, और मैं उसकी लाइन बाय लाइन चेक करता हूँ या उसको मतलब देखता हूँ कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, कंडीशन कैसे कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं वाइट बॉक्स। तो हमने ना इसको इस तरह कवर कर दिया कि अगर हम होल ऐप की बात करें ना, तो हम ब्लैक बॉक्स भी कर सकते हैं और वाइट बॉक्स कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि अगर यूजर के एक्सपेक्टर से बात करें तो हम बताते हैं कि भाई ये किस तरह से है, क्या तुम्हें सही हुआ है, हमारे पास कोई मुश्किल तो नहीं आई, तो हम इस तरह ना उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आपने फिर सिस्टम टेस्टिंग भी कर ली और आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी आ गई आखिर में। तो ये कुछ टाइप्स आ गई अब जो आपने अटेम्प्ट की थी टेस्टिंग के हवाले से। फिर नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इनके जो ये वाला पार्ट था ना, ये आपके पास था फंक्शनल के हवाले से। इनकी जो आपकी फंक्शनैलिटी को देखते कि ये चीज़ उसने करनी थी। नॉन फंक्शनैलिटी ये होती कि जो आपकी ऐप को बेहतर बनाता है, जैसे जो उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करता है, जैसे उसकी स्पीड कह लें, उसकी सिक्योरिटी कह लें, उसकी स्टेबिलिटी कह लें, तो ये आपके पास नॉन फंक्शनल में आती है। जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं कि भाई एक ही साथ मुख्तलिफ ऑर्डर देते हैं, एक ही साथ 1000 बंदों को इन्वॉल्व कर दें, तो ये आपके पास नॉन फंक्शनल में आ जाएगी। तो आप उसको समझे कि फंक्शनल पार्ट भी उसका चेक कर दिया और नॉन फंक्शनल भी कर दिया। इनके आपके पास ये फंक्शनल भी आ जाएंगी चीज़ें। और अगर हम नॉन फंक्शनल की बात करें तो उसमें हमारे पास ये सारे नीचे आ जाएंगे। हमारे पास जैसे लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी है, तो ये आपके पास आ जाएंगी इसके अंदर नॉन फंक्शनल में आपके पास। फिर वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट हम करते हैं ना, वो हम पूरे के पूरे ना ओवरऑल मैनुअली देखते हैं। मतलब हमने कहा कि भाई ये टेस्ट केस था, उसको हमने एग्जीक्यूट किया, कोई इश्यू आया ही नहीं आया, अगर आया है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे ताकि उसको दोबारा ठीक है, उसको फिर हम दोबारा चेक कर सकें। तो ये आपके पास ना एक लाइफ साइकिल होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास था कि मैनुअल टेस्टिंग का ना, कि अपने खुद ही मतलब सारा कुछ किया। अब फिर नेक्स्ट ये कि चीज़ें इसी तरह होंगी, लेकिन हम टूल यूज़ कर लेंगे।
इसको हम बोलेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब ना ऑटोमेशन टेस्टिंग है। अब हमें पता है कि कुछ टेस्ट ना बार बार रिपीट होने हैं, तो हम उसके लिए कोई टूल यूज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट की अगर हम सेलेनियम की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ कि भाई इसको तुम लॉगिन के ऊपर चेक कर दो, ऐड आइटम है, चेक फाइनल टोटल है ना, तो इसके लिए हम उसको ऑटोमेट कर दें। इसके लिए अगर आपने एपीआई टेस्ट करें तो आप उसके लिए पोस्टमैन टूल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आप एपीआई के थ्रू मतलब अपना अपना कर सकते हैं, क्विकली चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर हम बेसिक की बात करें ना, मतलब जैसे खाली अगर वेब ब्राउजर है तो उसके जरिए हम बेसिक ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस पे जाएं, क्रिएटर रिग्रेशन है, एनवायरनमेंट टेस्टिंग है, तो उसके लिए हम एडवांस कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें आप टूल की मदद ले रहे होते हैं। फिर आखिर में आता है क्यू ए मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग, यानी कि जो आपने चीज़ें कवर की थी उसको देखते हैं। मैट्रिक्स कह लें कि भाई हम कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं। जैसे आपने चेक किया कि भाई कितना टेस्ट कवर किया हमने, कितने डिफेक्ट आए, उसका क्या रेट था, कितना डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है। तो आपके पास ना एक बताते हैं कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि मशीन लर्निंग में देखें ये मॉडल कितना एक्यूरेट है, उसकी परसेंटेज कितनी, एक्यूरेसी कितनी है। इसी तरह हम इसके अंदर देख रहे हैं कि भाई कितना बग्स आ रहे हैं उसके अंदर, कितना टेस्ट को हमने कवर किया, क्या इश्यूज हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है। इंडेक्सिंग नेक्स्ट होता है कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग एजाइल क्यूए। अब हम समझे कि हमने प्रोजेक्ट पे काफी हद तक काम कर लिया, बजाय कि हम पे लाइन बाय लाइन काम करना, हम उसको लिंक कर देते हैं अपने गिटहब के साथ। तो उससे ये होता है जैसे हम कोई कोड पुश करते हैं तो खुद ब खुद वो टेस्ट होता है ऑटोमेटिकली ना, बताते हैं कि भाई ये रन हुआ है नहीं हुआ। तो इसके जरिए हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी भी साथ साथ कर रहे होते हैं। और आखिर में ये होता है कि हम दोनों को कंबाइन करके मैनुअल को भी और ऑटोमेटेड को भी एक पूरा फुल साइकिल वो कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर ना समरी आ जाती है हमारे पास कि हम किस तरह क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है, मतलब काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। कुछ भी पूछने की जरूरत वैसे तो फील नहीं हो रही। क्या मैम? सर आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जरूरत नहीं है लग रही कुछ पूछने की। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इसकी तरफ चल पड़ते हैं अपना ना, क्या कहते हैं, कोड वाला पार्ट देख लेते हैं ताकि हम उसको भी देख लें। इसके अलावा साथ साथ हमारे पास कुछ अगर चीज़ें हैं ना, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास, तो ये आपको मतलब शो हो रहा है मेरा कोड वाला पार्ट? जी सर। ठीक है। अच्छा, यूँ समझ लिया इसके अंदर ना पहले छोटा पार्ट देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें ना कि जिसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग कह लें, तो हम उसके लिए सिंपल सिंपल पार्ट्स कर लेते हैं। तब इसके अंदर ना हमारे पास मुख्तलिफ हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे अब ये है हमारे पास, इसके अंदर ना टेस्ट ऐप को यूज करें। जैसे हमारे पास अगर फंक्शन है ना, ऐड का फंक्शन है, उसको हम देख रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ टेस्ट केस के थ्रू रन करें। अगर मैं इसको 2 और 3 पास करूँ, क्या 5 आता है या नहीं आता, -1 + 1 करूँ, आता है या नहीं आता। जो हमारे पास ये होता है ना असर्ट वाला, ये चेक कर रहा होता है कि ये उसके इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह हम चेक करें कि डिवाइड बाय 0 करें नहीं करें। तो हमने जैसे कहा था ना कि मुख्तलिफ टेस्ट केस को हम चेक कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा, जैसे अगर हम प्राइम की बात करें तो हम प्राइम के लिए भी कोड चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ,
नहीं, यहाँ पे शायद ये हो रहा है कि फाइल रन नहीं हो रही, लेकिन इसके अंदर ना जैसे टेस्ट के रूट का फंक्शन है, हमने उसको चेक किया कि भाई 5 के इक्वल आता नहीं आता, अगर हम 7 दें क्या वो 40 के इक्वल आता नहीं आता। तो इस तरह ना मुख्तलिफ टेस्ट केस को रन कर सकते हैं अपने हवाले से ना। तो मैम कह रहे हैं कि हाउ टू मेक दिस टेस्ट कोड। मैम इसमें ये होता है कि अगर आप ना यहाँ भी रन कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। मैम इसकी ना कमांड होती है, हम लिखते हैं तो उससे हमारे पास ना ये रन हो जाते हैं। ये इसमें देख रहे हो तुम्हारे पास कमांड होगी यहाँ पे। वैसे ये कमांड अभी जहन में नहीं आ रही, मैं फिर इसको देख के बता दूंगा आपको। लेकिन ये होता है कि आप इस तरह ना अपनी फाइल को रन करके उसको चेक कर सकते हैं। मैं ये देखिए, जैसे उसने ना इस फाइल को हमारे पास रन किया, टेस्ट डॉट पी वाई फाइल को ना, ये वाली। इसके अंदर वो कह रहा है कि आपके पास इस कोड के अंदर ना इश्यू है। तो ये हमने इस जो फंक्शन था ना ऐड वाला A+B, तो हमने उसकी ये टेस्ट केस रन करके ना मतलब उसको डिजाइन कर दिया था कि भाई हमारे पास एक टेस्ट केस ये था, एक टेस्ट केस ये था और एक टेस्ट केस ये था। हमारा मेन कोड ये था ऐड वाला, उसको हमने टेस्ट केस रन करके चेक कर लिए। तो यहाँ पे ना एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पर टेस्टिंग का ऑप्शन होते हैं, तो उसके जरिए भी कर सकते हैं। ये मैंने एक मॉड्यूल यूज किया यूनिट टेस्टिंग का ना, पाइथन के अंदर इस पैकेज को, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास मतलब 3 टेस्ट केस मैंने रन किए, एक फेल हुआ और बाकी हमारे पास ना ठीक हुए। तो इस तरह अपने टेस्ट केस को रन कर सकते हैं। फिर हम उसको देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब इसके अंदर ना हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम ये बात करें ना, ये हमारे पास एंड टू एंड वाली है। ये ना हमारे पास है कैलकुलेट क्रिएट की एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ये ना फंक्शन है मेरे पास ना, जो नंबर कैलकुलेट करेगा। अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास ना मार्क्स हैं 0 से 100 के बीच में ना इंटर हो सकती है। अगर जैसे मैं कहता हूँ 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड है, 80 से ऊपर है बी ग्रेड है, 70 से ऊपर है सी है। तो फर्स्ट क्या कि हमारे पास एक प्रोग्राम था, मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने टेस्ट केस लिख दिए हैं। ये ना टेस्ट डॉट स्लैश वो जो अंडरस्कोर ग्रेड है ना, ये फाइल को बता रहा है कि भाई टेस्ट केस की फाइल है। तो अब इसमें मैंने मुख्तलिफ टेस्ट केस लिख दिए हैं। इससे ना जैसे मेरे पास एक टेस्ट केस है, अगर मैं उसे ABC दूंगा तो इनवैलिड कहेगा क्योंकि मुझे नंबर देने हैं। -10 करूंगा इनवैलिड देगा। मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट केस हैं। जैसे हमने कहा था ना कि हम बाउंड्री की वैल्यू को चेक कर लेंगे, सही वैल्यू को, गलत वैल्यू को। तो ये मैंने कोई 10-12 टेस्ट केस ना रन कर दिए। अब इसको हम जरा रन करके देख लेते हैं अपनी इस फाइल को। एक मिनट। तो ये देखिए, सो यहाँ पे कह रहा है ना कि अभी आपके पास टेस्ट कैसे रन हुए पड़े हैं। इसको दोबारा कर लेते हैं। फिर आपके पास एक कमांड होती है टेस्ट केस की फाइल को ना रन करने के लिए। मैं एक मिनट से देख लेता हूँ।
अगर हम बात करें इसको फाइल को जरा मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। मैंने ना इसको ऐसे क्लिक किया ना, उसने कहा कि भाई टेस्ट केस ना ये रन हो रहे हैं सारे। तो उसने कहा देखिए भाई टिक किया ना, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि भाई जितने टेस्ट केस हैं उनके रिजल्ट आ गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि ये टेस्ट केस पास हुआ है, इसका ये रिपोर्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ ये बता रहे कि ये टेस्ट केस थे हमारे पास, ये रन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास ये रिपोर्ट दे रहा है नीचे, टेस्ट के डॉट पी फाइल रन हो गई है। तो इस तरह ना अपना टेस्ट केस डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको रन कर लेते हैं। ओके मैम। अच्छा, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी ना लाइब्रेरी को, डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको देख सकते हैं, यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी को। अच्छा, फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें ना, जैसे मेरे पास एक ये ऐप डॉट पी वाई के नाम से, हम इसको ना सिस्टम टेस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब ये स्ट्रीमलीट की फाइल है, इसके लिए ना मुझे स्ट्रीमलीट का कोड ही लिखना पड़ेगा, वो मैं अपना लिख लेता हूँ। इसके लिए ये होता है कि आप स्ट्रीमलीट लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद लिखते हैं रन, आगे फाइल का नाम। इसमें ये कि ना स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, तो ये इस फाइल को रन करेगा मेरे पास। तो ये देखें, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। आपके को नहीं पता कि कोड के एंड पे क्या हो रहा है, आपके पास जस्ट इसका फ्रंट एंड है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, वो शायद ना मेरा क्या कहते हैं लैपटॉप रुक गया था, तो इसलिए मैं क्या कंफर्म कर लूँ। ये ना अभी शायद फाइल रन हो रही है इसकी, क्या कहते हैं स्ट्रीमलेट की फाइल जैसे रन होती है ना, फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऐप है ना वो किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद मीटिंग की वजह से ना इसमें फिर ब्राउजर भी चल रहा है तो रुक गया वो। तो मैं आपको बाकी दिखाता हूँ जब तक ये रन होता है। अच्छा, अगर हम ना इस तरह कर सकते हैं अपना, इस तरह से के लिए सिस्टम ऐप चेक कर सकते हैं पूरा कि भाई इसका इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, तो इसको इस तरह देख सकते हैं हमारे पास। आप इस तरह ये यूनिट टेस्ट, इसको हम यूनिट टेस्टिंग कह लेंगे, इसको हम कह लेंगे सिस्टम टेस्ट के। अगर पूरी ऐप को चेक करें, अगर मैं दो तीन पैकेज को इकट्ठे मतलब टेस्ट करूँ ना मॉड्यूल को, तो हमारे पास इनकेशन टेस्टिंग हो जाएगा। फिर आपको ना मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये है। अच्छा, अब इसमें यह है कि हम ना यहाँ पे कर रहे हैं सीरीनियम यूज। अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैं ना इनपुट चेक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने टेस्ट केस डिफाइन कर दिए कि 95 पे ए आ रहा है नहीं आ रहा, 81 पे बी आएगा नहीं भी आएगा, 30 एफ पे आएगा। मतलब ये कुछ हमारे पास ट्रू टेस्ट केस हैं, कुछ मैंने बाउंड्री वाले से टेस्ट केस कर दिए हैं, कुछ गलत टेस्ट केस हैं, और कुछ ना हमारे पास ऐसे हैं। अब एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं सारे खुद टेस्ट करूँ फिर चेक करूँ। जैसे मतलब मैं पहले 95 इंटर करूँ, फिर देखूँ क्या रिजल्ट आता है, इसको फिर अपनी शीट के अंदर मेंटेन करूँ। तो एक तो मेरे पास ये तरीका है। एक तरीका ये है कि मैं किसी टूल को यूज़ कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे सेलेनियम यूज़ करूँ ना, तो वो ये करेगा कि इन सब टेस्ट को ना वन बाय वन रन करेगा। मतलब पहले इसको इनपुट ले लेगा, फिर चेक करेगा कि भाई आउटपुट के इक्वल है नहीं है। तो इस तरह ना अपने एक ही साथ मतलब सारे टेस्ट केस देख सकते हैं। तो मैं ये रन करता हूँ, पहले उसको मैं चेक कर लूँ। मैं बता कि मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ब्राउजर। लेकिन मैं इसको मुझे
पता नहीं इसको क्या शो कि अभी वो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं कि ना सारे टेस्ट केस खुद ब खुद रन करेगा ऑटोमेटिकली। शायद ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपना उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कि खुद ब खुद वो पहले ब्राउजर ओपन करेगा, वहाँ पे 1 बाय 1 सारे टेस्ट केस देगा, उनको चेक कर लेगा। अगर ये रन होते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही तक था मेरे पास, ये चल नहीं रहा, मतलब ना मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, यस सर, आपके आपकी बात आ रही है। वैसे मैं उधर रन नहीं हो रहा है मेरे पास ना, ब्राउजर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मैं आपको मतलब शो नहीं हो रहा है मेरे पास। और हमारे पास यही कुछ था इस पर, मतलब हवाले से ना, कोर्स के हवाले से हमने सारा कुछ मतलब देख लिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी हमने चेक कर लिया, एसक्यू को भी देख लिया, और उसकी मतलब प्रैक्टिकल पार्ट भी हमने उसको कवर कर लिया। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हो सकते हैं। हाँ नहीं सर, क्लियर है, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सर। और कोई अगर फीडबैक वगैरह तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि कैसा रहा कोर्स और क्या सीखा आपने। कोर्स काफी अच्छा रहा और काफी कुछ न्यू सीखने को मिला। थैंक यू सर। मैम आखिर में आपका सबका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और ना मतलब इसको लेके चले हम, आखिरी हमारे पास वीक था। तो जस्ट आखिर में थैंक यू ही है सबके लिए। जी और सर, नेक थैंक यू सो मच सर फहद, सर हाशिर। आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है आपने सेशन में। और एट द एंड यही है आपका कि एज यू से थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, आपने हमें ज्वाइन किया आज। थैंक यू मैम। तुम्हारे क्लास का भी टाइम हो चुके है और मतलब आखिर में। जी सर, हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया है, तो ये आज हमारा लास्ट सेशन था। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।